हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है आइंस्टाइन कोफिशिएंट। ये शिक्षा ही जीवन का आधार मित्रों, शिक्षा से तुम कर लो सारे प्यार मित्रों। अनपढ़ता का दुख से भारा, शिक्षा लेरी गेल गुजारा। शिक्षित कर लो गुण सारा, मन में लो इबदार मित्रों। ये शिक्षा ही जीवन का आधार मित्रों। लेजर के अंदर जो टॉपिक्स हैं वो किस तरीके से होते हैं। सपोज कि आपके पास एक एटॉमिक सिस्टम है। एटॉमिक सिस्टम आप समझते हो कि आपके पास एक एटम है। जब आप उसको रेडिएशंस में प्लेस करते हैं तो क्या होता है, ये हम लेजर में इन शॉर्ट कर चुके हैं। बट यहाँ पर हम क्या करना चाह रहे हैं, आइंस्टाइन कोफिशिएंट। एक्चुअल में जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कहीं से रिलेटेड नहीं है आइंस्टाइन कोफिशिएंट से। जो आइंस्टाइन कोफिशिएंट है वो आपके बाद में निकल के आएंगे। फिलहाल हम इतना समझ सकते हैं कि लेजर पढ़ रहे हैं तो लेजर का फिनोमिना यूज करके जो इक्वेशन है वो हमने लिखी है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कहाँ से करना है आपको कि सपोज कि आपके पास एक एटॉमिक सिस्टम है। एटॉमिक सिस्टम है इन द सेंस कि उसके अंदर एटम्स हैं। जब एटॉमिक सिस्टम को आप कैसे प्लेस करते हैं, रेडिएशंस के अंदर प्लेस करते हैं। रेडिएशन में प्लेस करने का मतलब है कि आप सिस्टम को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? एनर्जी, जिसको मैंने किससे डिनोट किया है? ई म्यू से डिनोट किया है। नॉर्मल सी चीज है, जब भी आप एटॉमिक सिस्टम को रेडिएशन या एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो उसके अंदर जो ग्राउंड स्टेट के अंदर एटम है वो कहाँ जाते हैं? एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होता है। बट लेजर पढ़ रहे हो आप, क्या पढ़ रहे हैं? लेजर। तो नॉर्मल ऐसा कुछ नहीं है कि आपके पास सपोज कि ग्राउंड सिस्टम था, एक्साइटेड सिस्टम था, एटम जो है वो एक्साइटेड सिस्टम में पहुंच गया। एक्साइटेड स्टेट में आने के बाद, लाइफ टाइम कंप्लीट होने के बाद वो नीचे आ गया ग्राउंड स्टेट में और उसने एक फोटोन को एमिट कर दिया। एक्चुअल में क्या है, प्रोड्यूस तो हमारी एक तरीके जो लाइट लेजर है वो लाइट ही होती है। फिनोमिना भी यही है लाइट को प्रोड्यूस करने का। बट लेजर में कुछ डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि हमें स्टडी करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में क्या है, एक लेवल सिस्टम कंसीडर कर लेते हैं हम यहीं पे इसी तरीके से। लेवल सिस्टम में सपोज करो कि ये आपके पास ग्राउंड स्टेट थी जिसमें N1 एटम है। आपने क्या किया, इसको रेडिएशंस प्रोवाइड करी, यानी कि क्या होगा, एटम रेडिएशन को अब्जॉर्ब करेगा और कहाँ पर पहुँच जाएगा? एक्साइटेड स्टेट में। इतना तो नॉर्मली सभी को पता होता है कि कब पहुँचेगा, जब आप इस गैप के अकॉर्डिंग एनर्जी प्रोवाइड करेंगे एटम को। ऐसा नहीं है कि ये जो एटम है, मतलब ये जो एनर्जी गैप है वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है और अगर आप 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देंगे तो ये एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपको क्या करना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही एनर्जी प्रोवाइड करनी है। अगर ये गैप 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है तो एटम कहाँ पहुंच गया? आपका एक्साइटेड स्टेट में। अब ये जो चीज़ है आपका अब्जॉर्प्शन रेट को बता रहा है। मतलब जो अब्जॉर्प्शन रेट है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रही है? फर्स्ट वन डिपेंड कर रही है भाई N1 के ऊपर, कि N1 में जितने ज़्यादा एटम होंगे एब्जॉर्प्शन रेट उतनी ही ज़्यादा होगी। तो एब्जॉर्प्शन रेट किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है? N1 के ऊपर। दूसरी चीज़ किसके ऊपर डिपेंड कर रही है कि आपने इसको कितनी एनर्जी प्रोवाइड की है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? ई म्यू लिखेंगे। इसके बाद और किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रही है? एक फैक्टर और आएगा, यानी यहाँ से तो आप ये समझ सकते हैं कि जो एब्जॉर्प्शन रेट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? ई के और N1 के। अब हम एक कोफिशिएंट भी लगाते हैं। अगर हम यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगाना चाहें तो यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है? वो B12। और ये B12 का मतलब क्या है? ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है पर यूनिट टाइम पर एनर्जी डेंसिटी, जो कि आपको ये बताता है कि यहाँ से मतलब फर्स्ट लेवल से कहाँ पर पहुँच रहे हो आप? सेकेंड लेवल पे। अब ये तो था नॉर्मल एटम की बात। लेजर में यहाँ पर डिफरेंस क्या है? अब यहाँ पर जो एटम एक्साइटेड स्टेट में पहुँच चुके हैं वो 2 तरीके से ग्राउंड स्टेट के अंदर आ सकते हैं। और वो 2 तरीके कौन से हैं? ये जो है ना, ये आपकी एब्जॉर्प्शन रेट थी, इसको कंसीडर कर लिया हमने। अब हम बात कर रहे हैं एमिशन रेट की। एमिशन
रेट। एमिशन रेट के लिए क्या करना है आपको, एमिशन रेट में आपका जो एटम है वो कहाँ होगा, एक्साइटेड स्टेट में। एटम कहाँ है आपका, एक्साइटेड स्टेट में। क्या हो सकता है, दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। वैसे तो यहाँ पर लाइफ टाइम कितना होता है, 10⁻³ सेकेंड्स का टाइम होता है, जिसके बाद ये ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा अपने आप। लेकिन अगर आपको उससे पहले एमिशन करना है तो आपको एक्सटर्नल सप्लाई देनी पड़ेगी, इन द सेंस कि आपको रेडिएशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर एमिशन दो तरीके से हो सकता है। पहला तो क्या है आपका स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, और दूसरा कौन सा है आपका स्टिमुलेटेड एमिशन। अब ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं वो देखते हैं। अब यहाँ पर ये आपको सोचना पड़ेगा भाई कि स्पॉन्टेनियस हो सकता है या फिर स्टिमुलेटेड, वो तो डिपेंड करेगा सिचुएशन के ऊपर। क्या पता वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी हो, क्या पता वो रेडिएशन पे डिपेंडेंसी हो, मे बी कि वो एनर्जी गैप के ऊपर डिपेंड कर रहा हो, फिलहाल हमें नहीं पता। लेकिन जब हम लास्ट का टॉपिक, ये जो टॉपिक खत्म हो जाएगा, बाद में हमें पता चलेगा कि कब पॉसिबिलिटी है या कितनी पॉसिबिलिटी है स्पॉन्टेनियस एमिशन होगा या स्टिमुलेटेड एमिशन होगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग में अभी फिलहाल दोनों लेके चलेंगे हम। स्पॉन्टेनियस एमिशन अगर है तो वो एक्सटर्नल सप्लाई की तो रिक्वायरमेंट है ही नहीं, वो डायरेक्ट कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर इस कोफिशिएंट से एक अलग कोफिशिएंट लेते हैं हम, जिसका नाम मैंने दे दिया A21। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर भी एटम नीचे आ सकता है, बट यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, रेडिएशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी, सिर्फ तभी आ सकता है। तो इसका मतलब ये है जो स्पॉन्टेनियस एमिशन था, स्पॉन्टेनियस एमिशन में सिर्फ और सिर्फ जो एमिशन रेट की डिपेंडेंसी है वो किसके ऊपर है कि N2, यानी कि जो N2 है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एटम है, और दूसरा किसके ऊपर डिपेंडेंसी है, A21 पे, दैट्स इट। इसके बाद स्टिमुलेटेड में क्या हो सकता है, इस चीज़ के अलावा स्टिमुलेटेड में डिपेंडेंसी तो N2 की भी है, बट इस बार हमें क्या करना पड़ेगा, एनर्जी भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और उतनी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी जितनी आपने एब्जॉर्प्शन के लिए लगाई है। और यहाँ पर जो कोफिशिएंट है वो क्या होगा, B21 क्यों रखा है, क्योंकि 2 से यानी सेकेंड लेवल से आप कौन से लेवल पे आ रहे हो, फर्स्ट लेवल पे। ठीक है, तो ये है आपकी एमिशन रेट और एब्जॉर्प्शन रेट। अब इसके बाद क्या होता है, अगर हम नॉर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन की बात करें एटम्स के बारे में, तो अब्जॉर्प्शन रेट किसके बराबर होनी चाहिए, एमिशन रेट के बराबर होनी चाहिए। तो एब्जॉर्प्शन रेट और एमिशन रेट इक्वल अगर हम पुट करें तो हमारे पास क्या बन रहा है, अब्जॉर्प्शन रेट कितनी है आपकी, B12 N1 Eμ इज इक्वल टू, दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करने का मतलब है एमिशन उस तरीके से भी हो सकता है, एमिशन उस तरीके से भी, मतलब स्पॉन्टेनियस या स्टिमुलेटेड। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, A12 N1 प्लस यहाँ पर क्या डिपेंडेंसी है, B21 E और उसके बाद N2। क्लियर है इतना। अब इसके बाद क्या करें हम, यहाँ से हम E निकाल लेते हैं। जब E निकाल लेंगे, इस तरफ ले आओ इस वैल्यू को, तो Eμ तो दोनों में क्या है, कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, B12 N1, इस वैल्यू को इधर लेके आएंगे तो B21 और N2 बच रहा है, इज इक्वल टू यहाँ बच गया A21 N2। ओके, अब यहाँ से अगर Eμ निकाल लूँ मैं तो मेरा आंसर कितना आ गया, A21 N2 डिवाइडेड बाय में B12 N1 माइनस के B21 N2। क्लियर है। अब मैं क्या करूँ, ये जो फैक्टर है ना B12 N2, इसको मैं बाहर कॉमन ले रही हूँ, तो जब कॉमन लोगे तो आंसर कितना आएगा, A21 N2 डिवाइडेड बाय में B12 N1, इसके डिवाइड में क्या लिखना है, B21 N2 माइनस में 1, और बाहर जब लिख रहे हैं तो आंसर कितना है, A21 N2। आई होप कि क्लियर है आपको। एक मिनट, ये N2 बाहर यहाँ पर कॉमन आया है, N2 से N2 को मैं कैंसिल कर रही हूँ, तो आपका जो आंसर है वो कितना बच रहा है यहाँ पर, A21 डिवाइडेड बाय में 1 सेकेंड, A21 B21 इसके बाद B12 N1 डिवाइडेड बाय में N2 दिस। क्लियर है इतना। ये जो वैल्यू है वो किसकी है आपकी, Eμ की है। तो Eμ की वैल्यू आ गई।
अब नॉर्मली क्या है, ये हमने कैसे लिखा है, जो लेजर में हम नॉर्मल फिनोमेना यूज करते हैं उसको देखते हुए लिखा है। अब अगर हम जो डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन होता है जहां पर हम अगर आपको 2 लेवल 3 लेवल 4 लेवल इस तरीके से दिए हैं, तो बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन आपको क्या बताता है कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि N1 में कितने नंबर ऑफ एटम रह सकते हैं, N2 में कितने रह सकते हैं, वहां पर पॉसिबिलिटीज निकालते हैं। तो अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमैन क्या होता है, जो N1 के अंदर कितने हो सकते हैं लिखेंगे यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आपके पास जो N1 की वैल्यू है वो किसके बराबर होती है, N नॉट e की पावर N1 है, तो यहाँ पर कौन सी एनर्जी यूज होगी, फर्स्ट लेवल की एनर्जी यूज होगी, डिवाइडेड बाय में kT। इसी तरीके से जो N2 है वो क्या होता है, N नॉट e की पावर E2 डिवाइडेड बाय में kBT। ये हाँ kBT होता है, फिलहाल नॉर्मली हम kT से डिनोट कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ से N1 बाय N2 की वैल्यू निकाल लूँ, यहाँ लिखते हैं N1 बाय में N2 की वैल्यू निकाल लूँ, तो क्या आंसर आएगा, N नोट से N नोट कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा आपका E2 ऊपर चला जाएगा, तो ये आएगा E2 माइनस के E1 डिवाइडेड बाय में kBT। और ये जो वैल्यू वो किसके बराबर होती है, H म्यू डिवाइडेड बाय में kBT। सही है इतना। इसके बाद अब आपको क्या करना है, जो E म्यू की वैल्यू थी उसके जगह पे, मतलब N1 बाय N2 की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो जब आप ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो जो आंसर है E म्यू का वो आपका किसके बराबर आएगा, A21 डिवाइडेड बाय में A21। नेक्स्ट क्या है, B1 B2 है तो B12 B21, N1 बाय N2 की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे H म्यू kBT माइनस 1। सही है इतना। ये भी आपकी वैल्यू किसकी आई है, एनर्जी की। अब क्या है, नॉर्मली हमें हर एक कॉन्सेप्ट को मिक्सअप करके या कुछ भी लगा के हम कंडीशंस को डिराइव करना चाह रहे हैं कि आइंस्टाइन कोफिशिएंट तो चलो आ जाएंगे हमारे कि ये होते हैं, बट स्पॉन्टेनियस एमिशन होगा या स्टिमुलेटेड एमिशन होगा ये पता करना चाह रहे हैं। तो जो प्लैंक्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है वो भी आपका इसी चीज़ से रिलेटेड है कि प्लैंक्स डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग जो एनर्जी होती है एटम की वो किसके बराबर होती है। तो अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स एनर्जी लिख रही हूँ मैं यहाँ पर, प्लैंक्स के अकॉर्डिंग। ये ऐसे चलना है आपको, पहले ये कंप्लीट सिस्टम लिखना है फिर ऐसा कुछ लिखना है, ठीक है। टॉपिक इतना बड़ा नहीं बनेगा जितना हमें यहाँ पर लग रहा है। फिलहाल हम एक एक स्टेप को लिख रहे हैं, बट अगर हम कंप्लीट टॉपिक करने के बाद माइंड में करेंगे इसको तो सिर्फ 2 या 3 मैक्सिमम 3 स्टेप बन रहे हैं। तो एनर्जी प्लैंक्स के अकॉर्डिंग जो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन है कैसे होता है, ई म्यू बराबर होता है आपका 8 पाई h की पावर 3 म्यू की पावर 3 C3, और यहाँ पर होता है आपका E h म्यू kBT माइनस 1, ठीक है। अब देखो प्लैंक्स ने ये बता दिया, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आपने ये निकालना है। अब दोनों को कंपेयर करते हैं। कंपेयर मतलब जो ये आपको दिख रहे हैं ना कौन से कोफिशिएंट, जो A2 है, A है, B है, या फिर A21 है, B21 है, इन एक्चुअल ये आपकी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी को बता रहे थे, बट एक तरीके से हम इन्हीं को नाम देंगे कि यही क्या है आपके आइंस्टाइन कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ से पहले एक बार देखते हैं, कंपेयर करते हैं। अगर हम इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर करें तो अकॉर्डिंग टू यू क्या बन रहा है, इसको कंपेयर करते हैं पहले सबसे नीचे वाले को। तो यहाँ से देखो कंपेयर अगर करोगे तो ये टर्म तो सेम है, अगर ये वैल्यू 1 हो जाए किसी तरीके से तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या है आपका, ये इक्वल हो जाएंगे। तो बाय कंपेयरिंग लिखेंगे, कंपेयर करके, बाय कंपेयरिंग द इक्वेशंस या फिर बाय कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ E, आप लिखेंगे कि जो B12 है डिवाइडेड बाय में B21 इक्वल टू 1 है, तो यहाँ से आपका रिजल्ट आ गया B21 इक्वल टू B12। इसका मतलब क्या है, अब्जॉर्प्शन रेट और जो क्या था,
B12 का मतलब ये था और इसका मतलब ये था। इसका मतलब तो ये है कि जो अब्जॉर्प्शन रेट है और जिस मतलब यहाँ पर जो वैल्यू है और यहाँ पर जो वैल्यू वो सिमिलर है, अब्जॉर्प्शन रेट और एमिशन रेट इक्वल है, ये कहना चाह रहा है ये। बट फिलहाल हम क्या करना चाह रहे हैं, एक्चुअल रिजल्ट डिराइव करना चाह रहे हैं। तो फिलहाल तो हमने ये पता कर लिया। अब अगर दोबारा कंपेयर कराएंगे तो ये जो वैल्यू आपको दिख रही है 8 पाई h की पावर 3 म्यू की पावर 3 डिवाइडेड बाय में C3, ये वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, इसके मतलब जो A21 B12 किसके बराबर होनी चाहिए वैल्यू, 8 पाई h की पावर 3 म्यू की पावर 3 डिवाइडेड बाय में C की पावर 3। इसको मैं नाम दे रही हूँ A बाय में B, ठीक है, थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा। अब 8 पाई कांस्टेंट है, h कांस्टेंट है, C कांस्टेंट है, तो डिपेंडेंसी सिर्फ किसकी बची है, म्यू की। और म्यू का मतलब क्या होता है, नॉर्मली आपकी फ्रीक्वेंसी से होता है। जो भी रेडिएशंस आप प्रोवाइड करोगे उसके पास क्या होता है, एनर्जी, मतलब एनर्जी होती है बट फ्रीक्वेंसी भी होती है। तो ये हमने लिख दिया। अब ये सारी की सारी वैल्यूज को उठा के यहाँ कर पुट करते हो तो लास्ट में जो एनर्जी है आपकी, मतलब जो ई म्यू है, वो किसके बराबर आती है, A21 बाय में 21। इसकी जगह पे तो आपने पुट कर दिया A बाय में B। और जो नीचे है, नीचे आपने दोनों को इक्वल पुट करोगे तो यहाँ पर सिर्फ एक ही वैल्यू बचेगी जिसका नाम होगा h म्यू KBT माइनस 1। क्लियर है। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको जस्ट रीअरेंज कर रही हूँ, तो देखना एक बार क्या आंसर आएगा। A डिवाइडेड बाय में B E म्यू इक्वल टू h म्यू KBT माइनस 1। जस्ट रीअरेंज किया और कुछ भी नहीं किया, आप इतना तो मैथ जानते ही। अब देखो A का मतलब क्या है, टोटल मिलाकर जो A का मतलब ये है, A 21 से था और B का मतलब 21 से था। मतलब टोटली अगर हम बात करें तो A जो है वो टोटली रिलेटेड है आपका स्पॉन्टेनियस एमिशन से, और जो B है वो किससे रिलेटेड है, स्टिमुलेटेड एमिशन से। स्टिमुलेटेड के साथ E मल्टीप्लाई कर रखा है, क्यों, क्योंकि ये सिर्फ तभी हो सकता है जब आप को एनर्जी प्रोवाइड करोगे सिस्टम को, अदरवाइज तो हो नहीं सकता। अब यहाँ से ये जो इक्वेशन आई है ना, इसको एनालाइज करते हुए आपको लिखना है कि कब कौन सा फिनोमेना पॉसिबल होगा, यानी स्पॉन्टेनियस होगा या स्टिमुलेटेड होगा। ठीक है, तो ये लास्ट का रिजल्ट एनालाइज करना है, अदरवाइज आपका टॉपिक बिल्कुल क्लियर कट है। ओके, तो लास्ट का रिजल्ट देखते हैं क्या है। ध्यान से देखेंगे, जो A डिवाइडेड बाय में E म्यू है, ये वैल्यू किसके बराबर है, E H म्यू KBT। मतलब टोटल मिलाकर यहाँ पर T की भी कुछ ना कुछ वैल्यू मैटर करती है। तो अगर आप E की पावर मैथ्स लगाएंगे और E की एक्सपोनेंट खोल लेंगे, एक्सपेंशन होती हैं साइन की, कॉस की, EX की, E की पावर माइनस एक्स की, तो वो कुछ इस तरीके से होती है। मतलब ये मैथमेटिकली ये ऑलरेडी हमें पता होनी चाहिए कि ऐसी कुछ एक्सपेंशन होती है E की पावर x की। तो यहाँ पर अगर आप एक्सपेंशन को खोल रहे हैं तो आंसर कितना आएगा, 1 प्लस h म्यू डिवाइड बाय में KBT माइनस 1। काट दो इसको, तो आंसर कितना आएगा, B E म्यू इक्वल टू h म्यू डिवाइड बाय में KBT। क्लियर है। अब यहाँ पर दो कंडीशंस बनती हैं। दो कंडीशंस कौन कौन सी हैं, अगर आपका जो h म्यू है अगर वो ग्रेटर देन KBT है तो क्या होगा, और दूसरी कंडीशन क्या बचती है कि अगर लेस देन है तो क्या होगा, सॉरी लेस देन KBT है तो क्या होने वाला है। अगर सपोज कि ग्रेटर है, मतलब ये वैल्यू ग्रेटर है और ये वैल्यू कम है, तो मतलब वैल्यू ग्रेटर ही आएगी। तो इसका मतलब है कि जो A की वैल्यू है वो ग्रेटर आएगी, किससे, BE म्यू से। और A का मतलब क्या है, स्पॉन्टेनियस ज़्यादा होगा। तो ये कंडीशन अगर है, मतलब h म्यू ज़्यादा है KBT कम है, तो आपका कौन सा होगा, A मतलब क्या था, स्पॉन्टेनियस। और अगर दूसरी कंडीशन है, दूसरी कंडीशन में ये वैल्यू कम है, मतलब ये वैल्यू कम है, तो आई मीन्स टू से कि ये वैल्यू कम है, ये ज़्यादा है, नीचे ज़्यादा वैल्यू है, ऊपर कम वैल्यू है, तो टोटल मिलाकर वैल्यू कितनी आएगी, लेस देन आएगी। तो लेस देन क्या है, BE म्यू। तो इसका मतलब इसकी पॉसिबिलिटी कम है, कौन से की ज़्यादा है, स्टिमुलेटेड की ज़्यादा है। तो ये आपका टॉपिक था जिसमें आपने
पता किया है कि क्या कंडीशंस हैं कि कब स्टिमुलेटेड होगा और कब स्पॉन्टेनियस एमिशन होगा। और जो यहाँ पर ये अगर हम स्पेशली टॉपिक की बात करें ना, टॉपिक का नाम था आइंस्टाइन कोफिशिएंट, तो ये जो हमने लिखे हैं A21 है, B12 है या 21 है, जो भी है, A21 आया है, B21 आया है, B12 आया है, और इन्हीं का नाम हमारा इन एक्चुअल क्या होता है, आइंस्टाइन कोफिशिएंट। क्लियर है? तो ये आपका टॉपिक था। आई होप कि आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अब लेज़र से रिलेटेड है, थोड़ी सी रहती है आपकी लेज़र, बट मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये लगा लो कि 99% पॉसिबिलिटी आने की, वो डिस्कस करेंगे। हालांकि अब जो सेशन हमारा चल रहा होता है या अब जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि इम्पोर्टेंट पार्ट में से आएगा, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, मे बी आइंस्टाइन कोफिशिएंट से। तो इसको प्रिपेयर कीजिए अच्छे से। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।